सर अगर किसी भी निवेशक के लिए हम जाने तो डेट और इक्विटी का बैलेंस वो कैसे तय कर सकता है? देखिए, लार्जली अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मैं लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, तो जो नियर अबाउट एक अच्छा एसेट एलोकेशन निकल के आता है वो 60-40 है। 60% इक्विटी है, 40% आपका डेट प्लस गोल्ड का हिस्सा है। अब उसमें आप गोल्ड को जो है 10% कर दीजिए तो डेट कहीं ना कहीं 25-30% पे आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एलोकेशन में जो है बेटर है। अब उसके अलावा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, बहुत ज्यादा इक्विटी में नहीं जाना चाहते, तो वो डेट में 50% का हिस्सा करते हैं। थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, डेट को कम रखना चाहते हैं, तो 60 से 70% आप कर सकते हैं। बट लार्जली अगर एक मुझे देना हो एसेट एलोकेशन की, कौन सा एसेट एलोकेशन लेके चलना चाहिए, तो जो मैंने बताया 60-40 का रेशो, ये थोड़ा बेटर वर्क करता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर। इसी बीच सर गोल्ड को लेके भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ी और गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए देखे यहाँ पे। अब गोल्ड में होल्डिंग आपके हिसाब से स्थिति अगर पॉजिटिव होती है तो सर वो स्थिति हम लोग देखेंगे डाउन जाएगा, अगर फिर अनसर्टेनिटी बढ़ती तो फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि कुछ परसेंट जो पोर्टफोलियो ऐसे भी हैं जो 5% एक्सपोजर 10% एक्सपोजर रखते हैं यहाँ पर, तो उनको क्या सलाह रहेगी, उनको क्या करना चाहिए? होल्डिंग घटानी चाहिए, बनी रखनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए? देखिए, रीबैलेंसिंग का हिस्सा है। अब आपने गोल्ड में 5% किया, गोल्ड वैल्यूएशन में बहुत अच्छा कर लिया, वो 5% आपका जो है 10% पे हो गया। अगर आप डिफाइंड एसेट एलोकेशन के साथ चल रहे हैं, आप 5% से ज्यादा नहीं रखना चाहते, तो आप उस एसेट एलोकेशन गोल्ड को आप थोड़ा ट्रिम करेंगे, 10 को वापस 5 में लेके जाएंगे। मे बी ये 5% या तो डेट में शिफ्ट होगा या इक्विटी में शिफ्ट होगा। अगर आप कंफर्टेबल है और आपने रेंज लेके चला हुआ है कि 5 से 15% तक गोल्ड में मैं कंफर्टेबल रहूंगा, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट लार्जली जब वैल्यूएशन बढ़ जाता है, आपके एसेट एलोकेशन चेंज हो जाते हैं, तो फिर रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। आप अपने उस एसेट क्लास को जो आपका काफी अच्छे वैल्यूएशन पे चला गया है, एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, उसको ट्रिम करके दूसरी एसेट क्लास में एंटर कर सकते हैं। ठीक है सर। सर एक हमारे व्यूअर हैं महराज मलिक, इनका नाम है, इन्होंने अभी अभी सवाल भेजा है। कह रहे हैं मैं मंथली 1500 की सिप करता हूँ HDFC मिड कैप फंड में, आने वाले 25 साल तक करता रहूंगा, मेरा गोल 1 करोड़ रुपए है। एक फंड रखना क्या सही होगा पोर्टफोलियो में, जानना चाह रहे हैं सर, क्या सलाह रहेगी आपके? ऐसे और भी व्यूअर्स हैं जो हमें लगभग रोज सवाल भेजते हैं जिनकी सिप चल रही है, एक ही फंड पे पूरा भरोसा, एक ही फंड में निवेश कर रहे हैं। हालांकि मेरा व्यू हमेशा ये रहा है कि अगर आपने शुरुआत करी है, और तो हमेशा लार्ज कैप से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कोई और कैटेगरी, जब खासकर उससे ज्यादा वोलेटाइल कैटेगरी आप लेते हैं, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता है। आपने अभी वो उतार, अब आज जिसने शुरू की है उसने अभी पिछले 6 साल में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा नहीं है मार्केट में। मार्केट हम ये अभी राइजिंग सिनेरियो देख रहे हैं, तो वो डाउनफॉल अभी मार्केट में आया नहीं है जो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पेशेंस के ऊपर है। मैंने हमेशा कहा है कि स्टॉक मार्केट पेशेंस का है। आप पेशेंस रख सकते हैं कि अपने जो भी आप फंड का चुनाव करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो उसको देख सकते हैं क्या आप? अगर नहीं देख सकते तो शुरुआत हमेशा लार्ज कैप से करनी चाहिए। बाकी फंड को आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाते हैं। तो मेरा यही व्यू होगा कि पहले आपको खुद एनालाइज करना होगा। आप उसका पास्ट हिस्ट्री देखिए, आप देखिए कि कितनी बार डाउनफॉल आया, वो डाउनफॉल में वो कितना डाउन गया। हो सकता है वो 30% डाउन गया हो, लेकिन आप जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं अपने फंड से, तो फिर आपका सिलेक्शन गलत हो जाता है। तो आप एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थोड़ा सा उठा के देखना चाहिए जो भी आप फंड सिलेक्ट करते हैं, कि इसका दोनों मार्केट सिनेरियो में क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या आप जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप सिलेक्शन करिए। ठीक है सर।